सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 10 में कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। कुछ सैम्पल पेपर जैसे कि अभी तक हम लोग कर चुके हैं, कोर्स हमारे हो भी चुके हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमें किस तरह से घुमा के हमारे बोर्ड में आते हैं ये हमें देखना है। जैसे कि एक प्रश्न है, बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना क्या प्रदर्शित करता है? बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू क्यों कहा गया है? अगला है, फादर बुल्की की यातना भरी मृत्यु पर लेखक के मन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न हुए और क्यों? मडारी की माँ त्याग और धैर्य की पराकाष्ठा थी, फिर भी लेखिका के लिए आदर्श न बन सकी, क्यों? तो प्रश्न वही होते हैं, सब कुछ किताब में होता है, लेकिन थोड़े से प्रश्नों को वो घुमा देते हैं और हम जो है हमेशा मतलब आंसरों को गलत कर देते हैं। तो सबसे ज़रूरी है सैम्पल पेपर के लिए कि हम उस क्वेश्चन को समझें। हम जब उसको समझेंगे तभी हम उसको ठीक से कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं कुछ सैम्पल पेपर के क्वेश्चन आपको देती हूँ जिसे कि आपको करके मुझे दिखाने हैं। तब तक हम थोड़ा ग्रामर का पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे खंड क में आपका अपठित गद्यांश होता है। सेट अलग अलग सेट में अलग अलग तरह से होता है। इस पेपर में सैम्पल पेपर में खंड क जो पहला प्रश्न है ये आपका अपठित गद्यांश है। ख जो है वह व्याकरण पे है। व्याकरण का पहला प्रश्न है, कठोर होकर भी सहृदय बनो, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। मैंने आपसे कहा था कि संयुक्त वाक्य में कौन कौन से चिन्ह होते हैं, और परंतु ये सब जो है संयुक्त वाक्य में होते हैं। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। परंतु शब्द लग गया तो ये संयुक्त वाक्य बन गया। दूसरा, यद्यपि वे सेनानी नहीं था पर लोग उसे कैप्टन कहते थे, इसे आपको सरल वाक्य में बनाना है। तो सरल वाक्य में क्या है? कोई भी कंजक्शन, कोई भी जो जोड़ने वाले चिन्ह हैं संयुक्त वाक्य के और मिश्र वाक्य के, वो नहीं होने चाहिए। तो हम कैसे बनाएंगे? सेनानी ना होने पर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे। तीसरा है, बच्चे वैसा करते हैं जैसे उन्हें सिखाया जाता है। इसमें रेखांकित उपवाक्य को बताना है कि क्या है ये। ठीक है, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। एक तो ये आश्रित उपवाक्य है क्योंकि प्रधान वाक्य है बच्चे वैसा करते हैं, आगे का वो उपवाक्य है। और क्या है ये? क्रिया विशेषण, क्योंकि वो काम करना बता रहा है कि वो करते हैं। ठीक है, जैसा उन्हें सिखाया जाता है वैसा करते हैं, तो क्या है ये? क्रिया विशेषण है। तो प्रश्न ऐसे भी आएंगे कि जो जरूरी नहीं कि आपको जो देना है वो पूरे वाक्य का ही देना है परिचय। पद परिचय में पूरा वाक्य नहीं, कभी कभी वो एक दो शब्दों को सिर्फ रेखांकित कर देंगे और सिर्फ तुम्हें उतना ही परिचय देना होगा। ठीक है, अगला है, सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा, इसको रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना है। तो क्या है? सभी लोगों ने, इसमें कोई भी चिन्ह जो है नहीं, किसी चिन्ह से नहीं जुड़े हैं, एक ही वाक्य है, साधारण वाक्य। तो क्या हो जाए? सरल वाक्य हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई कंजक्शन नहीं इस्तेमाल हुआ है। अगला है, निम्नलिखित के निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कर दिए। तो यहाँ पे वाच्य के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। अनेक पाठकों ने पुस्तक की सराहना की, इसको कर्म वाच्य में बदलना है। मैंने आपको वाच्य के भेद बताए थे, कर्तृवाच्य, कर्म वाच्य, भाव वाच्य। ठीक है, याद करिएगा, जिसे मैंने वॉइस की तरह समझाया था कि वॉइस है, एक्टिव वॉइस, पैसिव है, ये वही वाले वाक्य कर रहे हैं। तो पहले अनेक पाठकों ने पुस्तक की सराहना की, इसको कर्म वाच्य बनाना है, मतलब पैसिव करना है। तो क्या होगा? उसका चिन्ह क्या था? से के द्वारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अनेक पाठकों के द्वारा पुस्तक की सराहना की गई। ठीक है, के द्वारा लग गया तो वो कर्मवाच्य बन गया। अगला है, पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े, इसे भाववाच्य बनाना है। ठीक है, तो भाववाच्य में मतलब जा जो क्रिया है वो कहीं ना कहीं जरूर इस्तेमाल होता है। तो इसमें क्या कर रहे हैं? ये पक्षियों ने से बाग छोड़कर नहीं उड़ा गया। भाववाच्य में भी से लगता है, लेकिन नहीं उड़ा जाता या नहीं उड़ा गया, ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। इसमें जो भावना पर ज़्यादा प्रधानता दी गई है तो भाववाचक वाक्य बन गया। अगला है, हर्षिता रोज अखबार पढ़ती है, इसे कर्मवाच्य है। फिर वही से के द्वारा, हर्षिता के द्वारा अखबार रोज पढ़ा जाता है, या हर्षिता के द्वारा रोज अखबार पढ़ा जाता है। कैसे भी, जैसे आप चाहें उसे उसके तरह कर सकते हैं। अगला है, मेरे द्वारा समय की पाबंदी पर निबंध लिखा गया, इसे कृत्यवाच्य बनाना है। कृत्यवाच्य मतलब आपको साधारण वाक्य इसको बनाना है। तो क्या करेंगे? मैंने समय की पाबंदी पर निबंध लिखा।
ठीक है, तो ये साधारण वाक्य बन गया, कृति वाच्य बन गया। अब है एक प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। अब पद परिचय में देखो, मैंने जो कहा कि आपको पद परिचय देना है तो जरूरी नहीं कि पूरे लाइन का ही पद परिचय देना है। मैंने आपको जो सिखाया था वो पूरी लाइन का पद परिचय, लेकिन ये बोर्ड में कभी कभी किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को वो उसके नीचे रेखांकित कर देंगे और आपसे कहेंगे सिर्फ इसका परिचय दीजिए। तो इसमें यहाँ पे आज भी भारत में अनेक अभिमन्यु हैं, तो इन्होंने सिर्फ अभिमन्यु को रेखांकित किया है। तो वैसे अभिमन्यु क्या है? अभिमन्यु नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अभिमन्यु को किस तरह प्रयोग किया है? अभिमन्यु क्या मतलब, इस वाक्य से क्या समझ में आ रहा है? अभिमन्यु की वीरता के ऊपर संकेत किया गया है कि आज भी भारत में अनेक अभिमन्यु हैं, मतलब अनेक वीर हैं। तो यहाँ पे अभिमन्यु शब्द को इन्होंने व्यक्तिवाचक को जातिवाचक की तरह प्रयोग किया है। तो क्या हो जाएगा? ये अभिमन्यु जातिवाचक संज्ञा है और पुल्लिंग है, एक वचन है और ये कर्ता कारक है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको पद परिचय देने के लिए आएगा। अगला है, प्रातःकाल घूमने जाया करो ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे। यहाँ पे सिर्फ ताकि को रेखांकित किया गया है, सिर्फ इसका परिचय देना है। तो ताकि क्या है? वो समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, अगला है, पिताजी कल ही तीर्थ यात्रा पर गए। यहाँ पे सिर्फ गए शब्द को रेखांकित किया है। ठीक है, तो गए क्या है? क्रिया है। सबसे पहले तो कौन सी क्रिया है? तो ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, एक वचन है, पुल्लिंग है और क्योंकि चले गए भूतकाल, क्रिया का भूतकाल का रूप प्रयोग किया गया है और ये कर्तृवाच्य है। ये वाक्य क्या है? वो कर्तृवाच्य है। तो इस तरह भी हम पद परिचय देंगे। अगला है, अनुराग ने काला कोट पहना। तो यहाँ पे सिर्फ काला के नीचे ने रेखांकित किया है, तो सिर्फ काले शब्द का ही हमें पद परिचय देना है। तो काला क्या है? कोट की विशेषता बता रहा है। तो क्या है? ये विशेषण। तो ये गुणवाचक विशेषण है। विशेष इसका क्या है? कोट है। ये एक वचन है और पुल्लिंग है। ठीक है, तो इस एक ही शब्द का हमें परिचय देने के लिए यहाँ पे कहा गया है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब ये रस के ऊपर है, रस आप पहले पढ़ चुके हैं। हास्य रस का एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो हास्य रस का ये जो है, ये तो आपको याद ही होगा। कोई भी एक उदाहरण जो आपको याद हो वो एक हास्य रस का उदाहरण आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रस पहचान कर लिखिए। हे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। यहाँ पे ये परशुराम का संवाद है। तो परशुराम जिस समय धनुष टूटने पे सभा में गए थे, वो किस रूप में थे? वो रौद्र रूप में थे। तो कौन सा रस हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा। अगला है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव सिर्फ आपको इतना ही लिखना होगा, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। ठीक है, अगला है, रति किस शब्द का स्थायी भाव है? तो रति किसका स्थायी भाव है? हम जानते हैं श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो इस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब मैं जब भी आपको कोई काम दूंगी लिखित में, तो वो सैंपल पेपर में से दूंगी, क्योंकि प्रश्नों के भी तरीके बदल दिए जाते हैं और आप कंफ्यूज जाते हैं कि हमें लिखना क्या है। ठीक है, तो जो मैंने अभी प्रश्न आपसे पूछे हैं उनके उत्तर आपको लिखने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न था, बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरगंडे का चश्मा लगाना यह प्रदर्शित करता है कि बच्चों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति के बीज अंकुरित हो गए हैं। उन्हें यह ज्ञान हो गया है कि शहीदों और देशभक्तों का आदर करना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न था हमारा, बाल गोविंद भगत के संगीत को जादू क्यों कहा गया है? बाल गोविंद भगत का संगीत हर आयु वर्ग के लोगों को समान रूप से असर करता था। वो सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़ों को और बच्चों को सभी को समान रूप से वो असर करता था। उनके मधुर गान को सुनकर बच्चे झूम उठते थे, पेड़ पर खड़ी औरतों के होठ गुनगुना उठते थे, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते थे और रोपनी करने वालों की उंगलियां क्रम में चलने लगती थी। अर्थात वो सभी के मन को मोहता था, इसलिए उनके संगीत को जादू कहा गया है। अगला प्रश्न है, फादर वुल्के की यातना भरी मृत्यु पर लेखक के मन में किस प्रकार के भाव उत्पन्न हुए और क्यों? इसका है, लेखक फादर वुल्के की यातना भरी मृत्यु से आहत थे क्योंकि फादर वुल्के जो है वो भारत को अपना ही देश समझते थे और वो यहाँ के उत्थान और विकास के लिए प्रयासरत रहते थे। वो सभी के साथ घुल मिल के रहते थे। तो यही इसीलिए जो है उसके मन में यह प्रश्न उभर रहा है कि दूसरों के प्रति जिसके हृदय में मातृ करुणा थी, देश जिसे छूकर भी ना गया हो, ऐसे पुण्यात्मा महात्मा पुरुष के लिए
जहर बाद से यातना भरी मृत्यु का विधान क्यों आया, मतलब कौन इतना क्रूर था कि जिसने इनको मृत्यु दी, क्योंकि इनके मन में तो सभी के लिए दया थी। ठीक है। अगला है, मन्नू भंडारी की माँ त्याग और धैर्य की पराकाष्ठा थी, फिर भी मन्नू भंडारी। देखिए ये प्रश्न सिर्फ 2-2 अंक के हैं और आपको हर प्रश्न में आपको कितने शब्दों में उत्तर लिखना है ये दे दिया जाता है। अगर आप क्या करेंगे, 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लॉन्ग याद है और आप बहुत लंबा लिखते जाएंगे तो क्योंकि नंबर तो आपको 2 ही मिलेंगे तो आपको मेन बात उसमें लिख देनी है। और अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा, आपका कोई ना कोई क्वेश्चन कहीं ना कहीं छूटेगा, क्योंकि जो पेपर बनाता है वो बहुत दिमाग से पेपर बनाता है। वो पेपर में उतना ही समय देता है जितने प्रश्न करने के लिए आपको समय चाहिए। तो आप किसी प्रश्न को ज़्यादा समय देते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपका कोई प्रश्न छूटेगा, इसलिए इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें लिखना है, मन्नू भंडारी की माँ त्याग और धैर्य की पराकाष्ठा थी, पर यह धैर्य और पराकाष्ठा इसलिए आदर्श न बन सका था क्योंकि वह स्वाभिमानी और स्वेच्छा से न होकर निसहाय मजबूरी और बेबसी के कारण उत्पन्न हुआ था। मतलब उनको वो इसलिए नहीं चलाता था क्योंकि वो उनके अंदर आत्मसम्मान नहीं था और वो आत्मसम्मान की भावना से कार्य नहीं करती थी, वो मजबूरी से काम करती थी, इसलिए वो लेखिका के लिए आदर्श का काम नहीं कर सकी। आज इतना ही, इसके आगे का हम लोग कल करेंगे। जो मैं कहना चाहती हूँ बच्चों ध्यान से सुनो, बोर्ड का समय आ रहा है, प्री बोर्ड भी एग्जाम आपके होंगे, आपको समय का ध्यान रखना है, हर प्रश्न को लिख के देखना है, क्योंकि अगर जो 40 शब्द का अगर प्रश्न है तो उसे 40 ही शब्द में आप 40 से 45 कर सकते हैं, तो नहीं तो फिर आपका समय कहीं भी अगर कम समय खराब करते हैं तो कहीं कोई क्वेश्चन आपका छूटता है। आपको हिंदी इंग्लिश बहुत आसान लगती है, मुझे भी पता है, लेकिन ये आसान है इसीलिए आप इसमें 100 में से 100 ला भी सकते हैं और ये टोटल आपके मेरिट को बढ़ा भी सकता है। तो इसलिए आप ध्यान सब पे दीजिए और सबको बराबर रूप से महत्व दीजिए। आप कम समय में ज़्यादा नंबर ला सकते हैं इसमें, इसलिए इसको भी अवॉइड मत करिए, क्योंकि लास्ट में जाके आप लिखेंगे सब कुछ लेकिन मात्राओं की गलती होगी, आपकी राइटिंग गंदी होगी, तो कोई आपका क्वेश्चन ढंग से चेक नहीं करेगा और आपके नंबर कटेंगे। और आप अच्छे से करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो हर चीज़ को आप समझदारी से करिए, धैर्य से करिए और सोच समझ के करिए। बस आज के लिए इतना, इसके आगे का हम लोग कल करेंगे। हम लोग क्योंकि अब तो स्कूल खुलने ही वाले हैं तो कुछ दिन हम लोग सैम्पल पेपर से सॉल्व करते हैं, उसके बाद का जो भी कोर्स होगा हम डायरेक्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है।